यहाँ पे उत्तराखंड के जो हमारे मूल निवासी है, खासतौर पे पहाड़ी लोग जो हैं, चाहे वो कुमाऊं के हैं, चाहे गढ़वाल के हैं, चाहे जौनसार के हैं, चाहे गोरखा समाज है, ये है यहाँ का मूल निवासी। और आज जो है यहाँ अन्य प्रदेशों के लोग, यहाँ रोहिंग्या मुस्लिम, इनको कौन बसा रहा है? हमारे ही कुछ साथियों ने जो है पौड़ी का जो तहसील भवन है उस पर आग लगा दी थी वहाँ पे। मुझे लगता है कि जब तक केंद्र में भाजपा की सरकार है हमें न्याय नहीं मिलेगा उस मामले में। मेरे विज्ञापन बंद कर दिए गए, पोर्टल था उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया कि सरकार विरोधी। तो मैं तो हर तरफ से नुकसान में हूँ भाई साहब। तो महिला वंदन के नाम पे तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये एक षड्यंत्र था। और एक तरफ तो वही व्यक्ति जो जीता हुआ है वो लड़ता, और दूसरी जगह जो है महिला की कोई ना कोई इनकी बेटी, बहू, पत्नी, प्रेमिका वो एडजस्ट की जाती। तो मतलब जहाँ से अभी एक सीट आई है वहाँ से दो आती। देखिए ये तो देखिए एक राजनीतिक साजिश है यूपीडी के खिलाफ, क्षेत्रीय राजनीति के खिलाफ, कि यहाँ के पाठ्यक्रम में, बच्चों के पाठ्यक्रम में कहीं भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास नहीं है, एक अध्याय तक नहीं है। क्योंकि सरकार या राष्ट्रीय दलों की रही तो साजिशन हमारे शहीदों का, हमारे आंदोलनकारियों का जो स्वर्णिम इतिहास है उसे गायब किया। यूपीडी का जो झंडा है इतना सामान्य झंडा नहीं है, इसके लिए शहादत हुई है और तब जाके राज्य मिला है, ये गिफ्ट में नहीं मिला है हमें। पानी के जो डैम बने उसकी बिजली बाहरी प्रदेशों को जा रही है, पैसा वो कमा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? कि भाई जब दिल्ली दे सकता है, जो बिजली का उत्पादन ही नहीं करता है, तो उत्तराखंड बिजली पानी फ्री क्यों नहीं दे सकता? अब इन्होंने जो रीति नीति अपनी बनाई है वो इस प्रदेश के मूल निवासियों के लिए नहीं बनाई है, क्योंकि इनको बाहरी प्रदेश से नियंत्रित किया जा रहा है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, धामी हो या कोई दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे, उनको कठपुतली बना के रखा जाएगा। नमस्कार। पहाड़नामा के इस एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। जब जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन की बात होती है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल का नाम हमारे बीच आता है। तो आज हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर, प्रदेश के तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित हैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष भाई आशुतोष नेगी जी। आपका हार्दिक स्वागत है आशुतोष जी हमारे इस शो में। धन्यवाद भाई साहब। और मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, अपनी विचारधारा के बारे में कुछ विस्तार से बताएं। शुरुआत करते हैं हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन से और आपके जुड़ाव की और आपके शिक्षा क्षेत्र से, कि आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन जब 1994 का चरम में था तो उस समय आप कहाँ पर थे, क्या स्थितियाँ थी? धन्यवाद भाई साहब, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत पीछे की लेन में ले गए मुझे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन, मैं उस समय ग्रेजुएशन में था, पौड़ी में जो पौड़ी परिसर है गढ़वाल विश्वविद्यालय का, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो उस दौरान क्योंकि पौड़ी में ही सबसे पहली चिंगारी जो है, स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी जी पौड़ी में ही 5 लोगों के साथ वहाँ पे धरने पे बैठे थे जी। उसके बाद जो है वो आग जो है मसूरी खटीमा होते हुए पूरे राज्य में लगी, और हम भी उससे अछूते नहीं थे। हमारे जो बड़े भाई हुआ करते थे उनके निर्देशन में हम भी रैलियां निकालते थे। कौन बड़े भाई? वहाँ पे सुदर्शन नेगी थे एक, जो अच्छा। यूकेडी से चुनाव भी लड़े 2007 में, जी। और हम उन्हीं के समर्थक थे। तो हमने 2007 का चुनाव भी बाद में उनको यूकेडी से लड़वाया। जीत नहीं पाए लेकिन एक अच्छा खासा वोट वो लाए थे। तो यूकेडी के पहले से ही समर्थक, क्षेत्रीय विचारधारा के समर्थक रहे हैं हम लोग। उस दौरान जो है मुझे जो वाकया याद है कि हमारे ही कुछ साथियों ने जो है पौड़ी का जो तहसील भवन है उस पे आग लगा दी थी वहाँ पे, तो वो धू-धू करके जला था। तो वो सबको याद है वो घटना, और मेरे घर से वो बिल्कुल सामने दिखाई पड़ता है, तो वो मंजर मुझे याद है। और पुलिस किस तरह से उत्पीड़न करती थी, कर्फ्यू किस तरह लगता था, जो यूपी पुलिस हुआ करती थी वो किस तरह से लठ बजाती थी सड़कों पर निकलने पर।
जी पाँव के नीचे की यहाँ नसें तोड़ देते थे मार मार के। तो वो सब कुछ हमने भी देखा है और वही दर्द हमें भी है कि हम उस समय बच्चे ही थे, 20-22 साल के थे और आज जो है 50 साल से ऊपर उम्र हो गई, लेकिन पहाड़ों के हालात नहीं बदले। जी। और यही दर्द है कि जो यूकेडी को आगे ले जाने का प्रयास है हमारा, क्योंकि हमें पता है कि राज्य जिन लोगों ने बनाया है, वही लोग यहाँ इसमें पहाड़ी प्रदेश में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। अन्यथा अगर सत्ता राष्ट्रीय दलों के हाथ में रहेगी तो आने वाला भविष्य और भी बुरा होने वाला है पहाड़ों का। जी, जैसा आपने बताया कि जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन का चरम का दौर था, 94 का दौर, तो आप उस वक़्त ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो आपकी शिक्षा किस क्या है? मैंने बीएससी किया है बीसीएम से, अच्छी। पौड़ी कैंपस जो गढ़वाल विश्वविद्यालय का है, जी, और उसके बाद मैं मैथ से एमएससी कर रहा था। जी, लेकिन वहाँ पे उस दौरान टूरिज़्म का एक बहुत पॉपुलर पाठ्यक्रम एमटीए, जिसे एमबीए टूरिज़्म भी कहते हैं, जी। वो शुरू हुआ। तो फिर मैं उस कोर्स को करने के लिए श्रीनगर परिसर में रहा 2 साल और वहाँ से मैंने एमटीए किया प्रथम श्रेणी में। एमटीए की फुल म फॉर्म? मास्टर ऑफ टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन नाम है जी, और अब उसका नाम एमबीए टूरिज़्म हो गया है। अच्छा। तो वो कोर्स मैंने किया। उसके बाद मैं, जैसे सभी लोग जाते हैं निकटतम जो है दिल्ली जॉब हंटिंग के लिए, तो दिल्ली में मैं जो हूँ थॉमस कुक में एयर ट्रैवल ब्यूरो में मैंने वहाँ पे काम किया। एयर टिकटिंग का, वीज़ा पासपोर्ट का, कुछ होटल प्रतिष्ठानों में भी कुछ समय के लिए मैंने रिसेप्शन का काम किया। लेकिन वहाँ पे दिल्ली में तबीयत ख़राब होने के लिए फिर मैं वापस घर आ गया। जी, और मेरे फादर केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे पौड़ी कैंपस में, तो उन्होंने कहा बेटा जब तक बीमार हो तब तक टीचिंग कर लो, जब ठीक हो जाओगे तो चले जाना। तो फिर मैं श्रीनगर परिसर में वहाँ पे 97 के एंड में वहाँ पे अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में मैंने ज्वाइन किया। जी। श्रीनगर कैंपस जी, कॉलेज जी, में? श्रीनगर जी, में। और उसके बाद मैं लगभग 2009 तक मैं टीचिंग में रहा, 13 साल टीचिंग में रहा गढ़वाल विश्वविद्यालय में। जी, 2000 में मैंने नेट क्वालिफाइड भी कर लिया था जी, टूरिज़्म से। शायद मैं टूरिज़्म सब्जेक्ट का उत्तराखंड का पहले लोगों में से हूँ जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया था। पीएचडी भी मैं माउंटेन मीडोज़ पे कर रहा था, लेकिन फिर जो है मेरे जो वहाँ पे हेड थे उनके साथ थोड़ा विवाद, जो सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ जिसमें हमारे साथ भ्रष्टाचार हुआ और जो हमसे कम क्वालिफाइड थे उनको वहाँ पे नियुक्ति दी गई। तो उसके बाद मुझे फिर वो मुकदमे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने पड़े, बहुत कम उम्र में। जी, मतलब जिस उम्र में बच्चे मतलब एंजॉय करते हैं, उस उम्र में मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहा था। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत ही यंग एज में वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया था। ये मान के चलिए आप कि 23-24 साल की उम्र में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। और जब मैं यूनिवर्सिटी में छोड़ के निकला, 13 साल आप जोड़ लीजिए, तब भी मैं यंग ही था। जी, तो उस दौरान फिर मैंने लॉ भी कर लिया। अच्छा। फिर पत्रकारिता का इंटरेस्ट मेरा जो है डेवलप हुआ इसी भ्रष्टाचार और नाइंसाफ़ी के वजह से, कि अगर लोगों को न्याय दिलाना है तो कानून और पत्रकारिता के माध्यम से दिलाया जा सकता है। जी, और मैं सहारा टीवी में रिपोर्टर रहा 2009 से 14 के बीच में, जब प्राइम पे था सहारा टीवी, उत्तराखंड का एक बड़ा रीजनल चैनल था। उस दौरान मैंने पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का मैं डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट था। फिर 2014 में मैंने अपना वीकली न्यूज़पेपर जागो उत्तराखंड शुरू किया और इस तरह से मेरी यात्रा रही है। अच्छा। जी। तो आप 2009 से पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। हाँ, फुल फ्लेज में 2009 के बाद से हूँ। नौकरी छोड़ने के बाद आप जी, 2009 जी, से जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में बिल्कुल आए जी, जी, जी। और 2014 से आपने अपना जो अखबार समाचार पत्र का जी, संपादन का कार्य भी प्रारंभ जी, किया, जी, जी। संपादन और प्रकाशन का जी, जी, कार्य। जी, जी। ठीक। जी। तो 2014 से लेकर वर्तमान 2026 तक आप हुँ, लगातार पत्रकारिता से में हुँ, भी जुड़े हुए हैं। हुँ। राजनीतिक सफर आपका किस तरह शुरू हुआ? आप पहले छात्र से सीधे महाविद्यालय में प्रवक्ता बनने के, विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय के रूप में आपने प्रवक्ता का कार्य किया। जी, जी, उसके बाद आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। तो जी। इस बीच में आपका राजनीति की ओर रुझान कैसे हुआ? राजनीति का रुझान इस तरह से हुआ कि पत्रकारिता के माध्यम से जो स्थानीय मुद्दे होते थे, पहाड़ के बेसिकली मुद्दे, क्योंकि मैं तो पौड़ी निवास करता था जी, और पौड़ी की लगातार उपेक्षा हो रही थी। जी, पौड़ी का कमिश्नरी हेडक्वार्टर था और यूपी के ज़माने में बड़ी चहल-पहल रहती थी। जैसे ही राज्य बना, सत्ता का केंद्र देहरादून बन गया
और पौड़ी को उपेक्षित कर दिया गया। तो उसके खिलाफ मुखर होके हम लिखते थे, दिखाते भी थे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार भी था, प्रिंट में अपना अखबार भी था, तो हम लोग करते रहते थे। और पहाड़ की स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जो भी समस्याएं हैं, जंगली जानवरों का आतंक है, इन पे जो है मुखर होके हम जो है लिखते भी थे। और कई बार जब यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक दौरा करते थे, बड़े कड़े सवाल पूछते थे। तो उस दौरान जो है 2018 में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव पौड़ी में हुआ, और जो चेहरे जो चुनाव लड़ रहे थे, कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त थे और कुछ इस तरह के कारोबार में थे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इनको चुनौती मिलनी चाहिए। तो फिर हमारे कुछ साथियों ने मिलके बहुत ही कम संसाधन में हमने वो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, और हमने जो है अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा कि हम लोग क्या शहर के लिए कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से धनबल का बोलबाला होता है, उसमें हम पिछड़ गए और वो चुनाव हम नहीं जीत पाए। जी। उसके बाद फिर मैं पत्रकारिता में रहा, क्योंकि क्षेत्रीय सोच का था तो यूकेडी को सपोर्ट करता रहता था। लेकिन उस दौरान यूकेडी का ग्राफ इतना नीचे गिर गया था, और इस जो आपसी झगड़ों की खबरें आती थी, तो यूकेडी को ज्वाइन करने का कभी भी इस तरह से मन नहीं बन मन पाया। नहीं बना कि भाई मुझे जुड़ जाना चाहिए। जी। उस बीच जो है आम आदमी पार्टी जो है काफ़ी एक्टिव हो गई, और दिल्ली में उनकी सरकार बनी। हमारे पहाड़ के लोगों ने कहा कि भाई अगर उत्तराखंड में चेंज लाना है, तो दिल्ली में जैसे बढ़िया काम केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो शायद वो जो है उत्तराखंड में भी अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा तो आप आम आदमी पार्टी से जुड़िए। तो फिर मैं जो है 2022 में जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ा, और लगभग 1 साल तक हम जो है उनके लिए वहाँ पौड़ी में प्रचार प्रसार भी किया, और मैं जो हूँ प्रदेश प्रवक्ता रहा उनका, आम आदमी आम पार्टी आदमी का, पार्टी का। 1 साल तक। लेकिन वहाँ दिक्कत ये होती थी कि वो फ्री के ऑफ़र की बात करते थे, और जो हम पहाड़ में रोज़गार की स्थितियाँ ठीक करना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की स्थितियाँ ठीक करना चाहते हैं, वो सुझाव वो सुनते ही नहीं थे। तो हमने जो है कई बार केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया जी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन हमारी कभी भेंट भी उस तरह से हो नहीं पाई। एक बड़ा सुझाव आम आदमी पार्टी को हमने दिया कि दिल्ली बहुत बड़ा मार्केट है, और अगर हम उत्तराखंड में जैविक खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं, या जो भी उत्पाद है हमारे, फल हैं जो भी है, और दिल्ली सरकार ये वो करती है, घोषणा करती है कि भाई उत्पादन उत्तराखंड से होगा, और सारा जैविक उत्पादन जो है या जो भी उत्पादन है वो हम लेंगे, और उसके लिए हम कलेक्शन सेंटर बनाएंगे और लोगों को कैश भुगतान करेंगे। तो वो सुझाव भी उन्होंने साइडलाइन कर दिया। तो फिर मुझे लगा कि इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो चुनाव से पहले फिर मैंने आम आदमी पार्टी त्याग दी थी, और फिर मैं अपनी पत्रकारिता का काम कर रहा था। तो फिर पत्रकारिता करता रहा। उस दौरान फिर 18 सितंबर 2022 को जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड हो गया। वो सभी को पता है कि वो मेरे गाँव की बेटी थी, और उसकी जो जितना भी मुझसे हो पाया उतनी पैरवी मैंने पत्रकार के रूप में भी और वकील के रूप में भी करने की कोशिश करी। जी। और जब सरकार का उत्पीड़न मुझ पे ज़्यादा बढ़ने लगा, मुझ पे फर्जी मुकदमे होने लगे, और मुझे लगा कि मुझे किसी संगठन के साथ रहना चाहिए, तो फिर मुझे लगा कि यूकेडी ही वो विकल्प है जहां मुझे जाना चाहिए। हालांकि उस समय जब मैं 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा, यूकेडी का बिल्कुल संगठन छिन्न भिन्न था, जी। और लोगों ने, कई मित्रों ने मुझे डांटा भी कि तुम पागल हो गए हो, यूकेडी में क्यों जा रहे हो, आप कांग्रेस में चले जाओ। क्योंकि भाजपा के खिलाफ तो लड़ाई ही थी, तो भाजपा में जाने का तो कोई सवाल नहीं था। कांग्रेस का सुझाव था कि आप कांग्रेस में आइए। लेकिन मैंने कहा कि अगर मुद्दे उठाने हैं, और ख़ास तौर पे जो मूल निवासियों के मुद्दे हैं, पहाड़ियों के मुद्दे हैं, तो वो तो यूकेडी ही ढंग से उठा सकती है। मैं हारूं जीतूं, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ा, और 5,000 के आसपास मुझे मत भी पड़ा, जबकि बूथ पे एक भी कार्यकर्ता नहीं था। काउंटिंग के दिन भी हम घर में रिलैक्स बैठे थे, क्योंकि हमें पता था कि हम जीत तो बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। जो भी मिलेगा उसको हम जनता का आशीर्वाद समझ के ग्रहण करेंगे। और वो लगभग 5,000 जो वोट मिला, और उसमें सबसे बड़ी सफलता ये रही कि 14 विधानसभाओं का भ्रमण करने का मौका मिला। जो पुराने यूकेडी के कार्यकर्ता थे, जो बहुत भावनात्मक ढंग से घर से बाहर निकले, उन्होंने यूकेडी के झंडे तकिया के नीचे रखे हुए थे, वो तकिया के नीचे से निकाल के लाए कि हम तो यूकेडियन हैं। यूकेडी कहाँ चली गई थी, क्यों नहीं आ रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, और डांट भी लगाई उन्होंने कि आप लोग आते ही नहीं हो। तो वो प्यार जो हमें दिखाई दिया लोगों के मन में,
तो फिर वहाँ से फिर आगे यूकेडी का जो मुझे लगता है कि दोबारा जो रिवाइव हुई है उस लोकसभा चुनाव के बाद हुई है, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि आज आशीष नेगी, मैडम संतोष भंडारी और नए पुराने सारे लोग मिलके जो है अब यूकेडी को जो है सत्ता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आपने यूकेडी के बैनर तले लोकसभा का चुनाव लड़ा जी जी। और अंकिता हत्याकांड में को उजागर करने में और उसकी पैरवी करने में आपका मुख्य एक आधार रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आप पर आरोप ये लगते रहे हैं कि आपने अंकिता के नाम का चुनावी इस्तेमाल सबसे पहले किया। तो क्या वजह रही कि आपने अंकिता का मामला एक तरफ उठाया और आप तुरंत लोकसभा चुनाव लड़ गए? क्या वजह ऐसी रही? देखिए, वो मैंने पहले भी कई मंचों से मैं बोल चुका हूँ हाँ जी, कि हम ये चाहते थे, मैं खुद नहीं चाहता था चुनाव लड़ना, हम अंकिता की माँ को चुनाव लड़वाना चाहते थे। जी, और कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, हम उनसे मिलने गए। जी, हमने यूकेडी के जो पूरण सिंह कटहर जी हैं उनसे वार्ता करी, तो यूकेडी ने यस कर दिया था उनके लिए कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं तो हम उन्हें प्रत्याशी घोषित कर लेंगे। और हम ये चाहते थे कि जैसे इंडिया अलायंस बना हुआ था उस दौरान, कि उत्तराखंड में भी एक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सब मिलके जो है बीजेपी को हराने का प्रयास करें, क्योंकि अंकिता भंडारी जो है वो नेशनल इशू बन चुका था। जी, तो हम ये चाहते थे कि उस माँ को ही क्यों ना संसद में पहुंचा दिया जाए, और जब माँ संसद में पहुंच जाएगी, तो जब माँ वहाँ रोएगी संसद में, तो कोई ना कोई सांसद, कुछ ना कुछ सांसद तो ऐसे होंगे जिनका दिल पसीजेगा। क्योंकि हम देख रहे थे कि उत्तराखंड के जो 5 सांसद थे अंकिता भंडारी के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए थे। तो ये उद्देश्य था। हमने गणेश गोदियाल जी से भी बोला कि आप मत लड़िए, अंकिता की माँ को लड़ने दीजिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरी तो पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी। तो जब वो एडमेंट हो गए कांग्रेस वाले, तो फिर हमने आत्मनिरीक्षण किया कि इन स्थितियों में अगर कांग्रेस हमारा साथ नहीं देती तो चुनाव जीतना असंभव है, और ये चुनाव हमें सांकेतिक रूप से अंकिता की न्याय की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए। और अंकिता की माँ लड़ेगी और वो चुनाव हार जाती है, तो फिर वो इश्यू मैलो हो जाएगा, जी, हल्का पड़ जाएगा। तो उन हालातों में एक तरह से मेरा बलिदान लिया गया कि बलिदान कौन देगा, तो मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चुनाव हारने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मुद्दा ज़िंदा रहता है, लोगों तक चौबारे में जो है अंकिता की न्याय की आवाज़ बोलने का हमें मौका मिलता है, तो हम एक गाड़ी में घूम रहे थे और हर चौक चौराहे पे चौबारे पे हमने भाषण दिए, अंकिता का मुद्दा उठाया। अंकिता की माँ भी हमारे साथ थी। तो कोई राजनीतिक लाभ लेने की तो कोई बात ही नहीं है। हम तो एक गाड़ी में घूम रहे थे, संगठन था नहीं, जीतने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं थी। तो ये आरोप तो देखिए मैं सिरे से खारिज करता हूँ। अ, उसमें तो जीतने की दूर-दूर तक हमें पता था जी, कि चुनाव नहीं जीतेंगे। हमारा केवल ये था कि इस संदेश को कि इस बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, इस माँ के साथ अन्याय हो रहा है, ये बात जो है जनता जनार्दन तक पहुँचनी चाहिए। ख़ास तौर पे मूल निवासियों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पहाड़ी ही मैक्सिमम निवास करते हैं आज भी। तो पहाड़ियों तक ये बात हमने पहुँचाई, और मैं समझता हूँ कि आज जो तीनों हत्यारों को उम्र कैद की सज़ा हो गई है, वीआईपी हमने अपनी तरफ से तो एक्सपोज़ कर ही दिए हैं। अब सीबीआई जाँच का हवाला देते हुए अज्ञात को ढूँढा जा रहा है। तो ये तो सभी समझ रहे हैं कि अज्ञात तो कुछ होता नहीं है, और जो ज्ञात थे, जो जिनका नाम चर्चाओं में था, ना उनकी कॉल रिकॉर्ड निकाली गई, ना उनकी लोकेशन निकाली गई। तो सुप्रीम कोर्ट भी मैं गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी मैं सीबीआई जांच की पिटीशन को लेके गया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका अपोज किया, वो खारिज हो गई। तो मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया, और मैं समझता हूँ कि मैं अब ऐसी स्थिति में आ गया हूँ कि मैं जितना कुछ कर सकता था मैंने कर दिया है उस केस में। और भविष्य में, क्योंकि अब हाई कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट में भी हमारे मित्र वहाँ पैरवी कर रहे हैं, तो आगे भी ठीक ही डिसीजन आना चाहिए। अच्छा। तो आप अंकिता के मामले को लेके शुरुआती दौर में हाई कोर्ट तक गए थे और आप सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। लेकिन कुछ ऐसी वजह रही या जो भी कारण रहे, न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता जी, जी, कि बिल्कुल। आपको न्यायालय से इस बारे में कोई राहत नहीं मिल नहीं पाई। मिली, नहीं मिली जी। जो अंकिता वाले मामले में अभी वर्तमान में यूकेडी का और आपका व्यक्तिगत रूप से क्या स्टैंड है? देखिए, अब जो सीबीआई जांच की जो संस्तुति की गई है, जी, और उसके लिए जो है एक पर्यावरणविद जो जोशी जी हैं, उनकी जो शिकायत पे
सीबीआई जांच की संस्तुति हुई है और जो अज्ञात को तलाश रही है उसका हम सख्त विरोध करते हैं। हमारा कहना है कि ये एक ढकोसला है। अगर आपको जांच करनी थी तो आप जिन पे आरोप लगे थे, जिन पर अंकिता की माता जी ने खुद आरोप माता लगाए। ने लगाए थे और बाद में उर्मिला सनौर वाले वीडियो से भी वो जाहिर हो गए थे। जी। तो दुष्यंत गौतम और अजय कुमार दोनों के नाम आए थे खुले तौर पे। तो उनकी कॉल रिकॉर्ड लोकेशन निकालने में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आपने नहीं निकाली और आप सीबीआई जो है अज्ञात को तलाश रही है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे संभावना नहीं दिखाई देती और मुझे लगता है कि जब तक केंद्र में भाजपा की सरकार है हमें न्याय नहीं मिलेगा उस मामले में, क्योंकि सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के पूरे नियंत्रण में है। अंकिता मामले के अलावा भी और कई तमाम विवादित मामलों में आपका नाम आता रहा है। जैसे आशीष नेगी जब देहरादून में नौकरी कर रहे थे तो उनका झगड़ा हुआ था, वहां भी आप चर्चा में थे। कुछ होटलियन से बार से वसूली करने राजपुर रोड के मामले में भी आप पर मुकदमा दर्ज हुआ, आप शायद उस मामले में जेल भी गए। इसके अलावा केशव थलवाल को भी, जो कि इस वक्त मामला बहुत ज़्यादा गर्म है, विवादित है, उसको भी कहीं ना कहीं आपका संरक्षण है, ऐसा माना जाता है। तो इन तमाम मुकदमों के बारे में और इसके अलावा और भी जो मुकदमे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये अंकिता भंडारी का मुकदमा हम लोग लड़ रहे थे, न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, सड़कों पे भी विरोध कर रहे थे, तो हमें एहसास हुआ कि हमें मूल निवासियों को संगठित करना चाहिए। जी। तो सबसे पहले हमने एक पहाड़ी स्वाभिमान सेना बनाई थी। अच्छा। तो उसका उद्देश्य ये था कि पहाड़ी इन सेंस मतलब जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, उसकी सेना। और पहाड़ी शब्द हम इसलिए लाए थे कि एक तो ये पहाड़ी प्रदेश है, मूलतः पहाड़ी प्रदेश है। जी। अब इसमें जो है कई बार इस तरह की बाउंड्रियाँ बाँट दी जाती हैं कि वो कुमाऊनी है, वो गढ़वाली है, वो जौनसारी है, वो थारू है, वो बोक्सा है, वो, लेकिन मूलतः वो क्या है? मूलतः वो पहाड़ी है। तो हम एक कॉमन शब्द के माध्यम से हमने प्रयास किया कि हमारा जो समाज है, जो पहाड़ी समाज है, वो एकजुट हो जाए। और यहाँ आप देहरादून में देख ही रहे थे कि आए दिन जो है किसी पहाड़ी व्यक्ति को पीटा जा रहा है, किसकी ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है, गोलियों से तक रवि बडोला जैसे लोग मारे गए, यहीं डोभाल चौक में, रायपुर में। तो ये सब लेकर हमने एक पहाड़ी स्वाभिमान सेना भी बना दी थी। तो हम तो लगातार प्रयास कर ही रहे थे। और दूसरा क्या है कि मेरा जो प्रोफ़ेशन है, वो पत्रकारिता और वकालत का है। तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि पत्रकारिता और वकालत ही 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से हम किसी को न्याय दिला सकते हैं या न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। अब आशीष नेगी वाला प्रकरण ऐसा था कि आशीष नेगी से मेरा परिचय ही उस घटना के माध्यम से हुआ। जी। आशीष नेगी के साथ मारपीट हुई, हमें पता चला, हम उसके सपोर्ट में खड़े हुए। फिर मुझे याद है कि आपके इसी स्टूडियो में यहाँ पे साक्षात्कार भी हुआ आशीष का मेरा। तो हमने वो लड़ाई लड़ी और आशीष को भी हमने पहाड़ी स्वाभिमान सेना में हमने जो है उसी को अध्यक्ष बनाया, क्योंकि वो यूथ है। जी। तो हमने सोचा कि यूथ को जोड़ने के लिए जो है आशीष अच्छा चेहरा रहेगा। आपने आज देख ही लिया कि वो अच्छा पॉपुलर हो भी गया है यूथ के बीच में। तो हमने यूथ को मौके दिए और उसका रिजल्ट सामने है। आज जो है बड़ी संख्या में यूथ जो है हमसे जुड़ रहे हैं। रही बात कि मेरा नाम फिर उसमें आया कि हम किसी रेस्टोरेंट बार में गए और हम पे एक्सटॉर्शन के आरोप लगे। जी। एक्चुअली क्या था कि वो बच्चों को सैलरी नहीं दे रहा था मालिक। बार जो पिरामिड बार का मालिक था, उनकी 10-10, 5-5 हज़ार सैलरी थी, वो नहीं दे रहा था। और एक गुप्ता जी का रेस्टोरेंट है यहीं पे जो आपका यही सहजदारा रोड है। तो हम गए, हमने सैलरी दिलवाई, सैलरी बाकायदा उन बच्चों के खाते में आई और पिरामिड में पुलिस वाले सामने बैठे हुए थे। तो बाद में हम पे एक्सटॉर्शन का मुकदमा किया गया। वो हमें पता है कि किन्होंने कराया। वो वही समाज है जो पहाड़ियों के विरोध में हमेशा खड़ा होता है। कुछ लोग जो तथाकथित यहाँ कहते हैं कि साहब जो है हम जो हैं सेकुलर हैं, हम ये हैं, वो हैं, लेकिन सच्चाई में वो पहाड़ के विरोधी हैं। वही लोग फेसबुक पे हमारे लिए गालियाँ लिखा करते हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं लोगों का संगठन है और वही लोग फिर पुलिस को उन्होंने किसी ढंग से कॉन्फिडेंस में लेके हम पे फर्जी मुकदमा किया। और मैं आपको याद दिला दूं कि उस दौरान जो है प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ हमने मोर्चा खोला हुआ था। जी। कि उन्होंने पहाड़ी समाज को कैसे गाली दे दी। तो ये सारा षड्यंत्र था। और आज भी 1 साल से ऊपर हो गया, ना तो चार्जशीट लगी उस दोनों मुकदमे में। और मेरा मोबाइल जब्त किया हुआ है। मैंने कहा भाई मोबाइल वापस कर दो, क्या है उस मोबाइल में? हमने तो उनसे फ़ोन पे, हमारे पास उनके फ़ोन नंबर ही नहीं, हमने कौन सी बात करी उनसे?
लेकिन वो एक तरह का उत्पीड़न है। फ़ोन आप छीन लीजिए, ये पुलिस ने एक नया सिस्टम बना लिया है आजकल। फ़ोन छीन लीजिए, फ़ोन को बोलिए कि आप फॉरेंसिक जाँच के लिए गए हो, तो आदमी परेशान तो होगा ही, उसके कॉन्टैक्ट वगैरह सब छिन जाएँगे, व्यक्तिगत जानकारी छिन जाएगी। तो इस तरह से वो वाला प्रकरण था। और फिर केशव थलवाल जो है, ये बच्चा जो है, अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई में हमारे साथ धरने पे बैठता था। तो ये मेरा पुराना परिचित था। तो इसको जब जेल भेज दिया गया, तो ये जेल में जब भेजा, तो इसने माँ को मेरा नंबर दिया, इसकी माँ का मुझे फ़ोन आया। तो मैंने इनको सुझाव दिया कि देखो भई, अभी हल्ला मचाएँगे तो ये पुलिस वालों का कुछ भरोसा नहीं है। हो सकता है कि जेल के अंदर ही इसके साथ कुछ गलत हो जाए, इसको पहले बाहर आने दो। फिर वो बाहर आया, तो फिर मैंने करीब 1 महीने तक मैं पूरा बिंदुवार बार-बार उससे पूछता था कि कहाँ वो ले गए, क्या हुआ? सारा तैयार करके मैंने, जो आप हाई कोर्ट में भी पिटीशन पड़ी हुई है, वो सारी मैंने तैयार की हुई है। और पुलिस शिकायत प्राधिकरण में जो एप्लीकेशन है, या मानव अधिकार आयोग में, वो मैंने तैयार की। तो वो करके अब आप देख ही रहे हैं कि हाई कोर्ट ने उसको एक तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ करार दिया है। उल्टा हाई कोर्ट जो है, अब धर्मेंद्र रौतेला को सस्पेंड करने की बात उठ रही है वहाँ पे, और उसके मानसिक परीक्षण की बात भी उठ रही है। देखिए, इसका ये मतलब भी है कि पुलिस ने जो कुछ दिन पहले जो आईजी गढ़वाल के आदेश पे जो जाँच हुई, वो जी। कहीं न कहीं गलत है, पुलिस को बचाने का प्रयास है। तो हाई कोर्ट ने हमें राहत दी है, और मैं तो समझता हूँ कि आज के समय में केवल हाई कोर्ट ही एक ऐसा स्तंभ है हमारे पास। मैं तो मंदिर मानता हूँ कि उसी मंदिर से हमें राहत मिल सकती है, और अब लगता है कि केशव को भी न्याय मिलेगा। केशव थलवाल, इसके अलावा और भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें आपका नाम कहीं न कहीं चर्चाओं में आता है। तो क्या कारण है कि आप कहीं न कहीं हर जगह अड़ंगा अड़ाने पहुँचते हैं? जैसे अब मैं एग्ज़ाम्पल चाहूँगा कि मैंने कहाँ अड़ंगा डाला। कई नहीं, अड़ंगा मानेंगे, कई हाँ। ऐसे मामले हैं कि जिसमें आपका नाम कहीं न कहीं जुड़ जाता है देखिए, पीड़ित पक्ष। मैं संवेदनशील आदमी हूँ, जी। और मैं एक पत्रकार भी हूँ, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, तो हुँ। मेरी सामाजिक ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। जी। अब जो लोग कानून नहीं जानते हैं, या जिन्होंने पत्रकारिता नहीं की, वो शायद अगर कुछ करना भी चाह रहे होंगे, तो वो अपनी नौकरी में व्यस्त हैं, अपने धंधा-पानी में व्यस्त हैं। लेकिन मेरा तो कारोबार ही यही है, मेरा तो प्रोफ़ेशन ही यही है। तो इसलिए शायद ऐसा। लेकिन आप पर आरोप ये लगते हैं कि आपने देहरादून में संपत्तियां जोड़ रखी हैं, आप एक अलग फ्लैट में रहते हैं, आप अपने परिवार के साथ नहीं रहते। इस तरीके के भी कई आरोप आप पे नहीं, बार-बार ना लगाए जाते हैं। देखिए, मेरा तो मेरी जो पत्नी है, 2 बेटियाँ हैं, जी। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से मैं वहाँ नहीं रह पाता। उत्तराखंड पुलिस ने मुझे मजबूर किया है कि वो कभी भी मुझे उठाने के लिए आ जाती है। जी। तो मेरे बच्चियों पर 2 बच्चियाँ हैं मेरी, जी। छोटी बच्चियाँ हैं, बीवी हैं, तो वो परेशान होंगी। निश्चित तौर पे रात को पुलिस आएगी, सुबह पुलिस आएगी, तो एक भय का वातावरण वहाँ पे पैदा होगा। तो मैंने अपने बच्चों को बोला है कि बेटा, जब तक इस तरह के हालात हैं, तो मैं मजबूरी में जो हूँ, और जो दूसरा वाला जहाँ रहने की बात कर रहे हैं, वो तो मेरी बहन का फ्लैट है, तो जी। मैं उसमें रहता हूँ। मैं अपने बच्चे से, परिवार से मिलता-जुलता रहता हूँ। लेकिन उनकी सुरक्षा की दृष्टि से मुझे मजबूरन एक तरह से वनवास मिला हुआ है। अब ये वनवास कब तक रहेगा, तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन अंकिता हत्याकांड वाला जो मामला था बेसिकली, जी। कई बार मुझे मारने की धमकियाँ आई, जी। गोली मार देंगे, ये कर देंगे। आपने एफआईआर भी कराई एफआईआर थी। पर कुछ नहीं हुआ, उस एफआईआर में, हमारे जी। उसमें तो एफआईआर लग जाती है, जी। लेकिन जो हम पे जो है, मुकदमे कर दिए जाते हैं। जी। तो इस डर से अपने परिवार को बचाने के लिए, उनको भयमुक्त रखने के लिए मुझे अलग रहना पड़ता है। कौन चाहता है परिवार से अलग रहना? और मेरी तो आर्थिक स्थिति इतनी डगमगा गई है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते हैं। वो तो मेरी बीवी मेरे परिवार को चलाती है, बच्चों की फीस भरती है, सब कुछ करती है। मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। मैं तो केवल जो थोड़ा बहुत पैसा मेरा किराया जो पौड़ी से आता है, उससे अपनी गाड़ियों में तेल भर लेता हूँ। और मेरे तो शायद ये कुर्ता मैं अभी आज याद कर रहा था, तो ये 10 साल पुराना कुर्ता है। ये मेरे हालात हैं भाई साहब। आप नए कपड़ों में मुझे देखते ही नहीं होंगे। हैं ही नहीं पैसे, कहाँ से लें? जी। लेकिन गाड़ी घोड़ा तो दौड़ाना ही पड़ता है, तेल तो भरना ही पड़ता है। जिस गाड़ी में दौड़ता हूँ, उसका एक पुरानी 800 जो है, वो मेरे पिताजी की है। वो मेरे फ़ादर की है, 2000 की है वो। उसको रिन्यू करा के मैं चलाता हूँ। एक जो मैंने दूसरी गाड़ी, उस समय मेरी स्थिति थी, टीयूवी ले ली थी, तो वो लोन पे ली थी भाई साहब, अभी खत्म हुआ है उसका लोन। और अब मैं दूसरा लोन लेने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं पैसा कहाँ से भरूँगा? इनकम तो मेरी खत्म हो गई है। मेरे विज्ञापन बंद कर दिए गए। मेरे जो क्या कहते हैं, पोर्टल था, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया कि ये सरकार विरोधी है। तो मैं तो हर तरफ से नुकसान में हूँ भाई साहब। और कोई ये बता दे कि मेरे पास देहरादून में 1 इंच भी ज़मीन हो,
संपत्ति के मेरे खाते खंगाल लिए जाए कि मेरे खाते में आपको 5,000 10,000 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगा। तो मैं तो सार्वजनिक करना चाह रहा हूँ ना, करो आप मेरी जांच करो, मुझे बता दो कि कौन सी संपत्ति है मेरे पे और कहाँ पे है। जो फ्लैट है वो बीबी के नाम पे है, पत्नी के नाम पे है। जहाँ मैं रह रहा हूँ बहन ने मुझे आश्रय दे रखा है। तो क्या मेरी पत्नी, मेरी बहन, आपकी बहन क्या करती हैं? वो डॉक्टर है। तो उन्होंने अगर मुझे आश्रय दिया हुआ है तो क्या वो भी ना दे? मतलब मैं चौराहे पे बैठ जाऊं? तो भाई साहब ये तो जाती है मेरे साथ, अगर मुझ पे इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से पुलिस मेरी जांच करे कि मेरे पास कौन सी संपत्ति है भाई, कहाँ संपत्ति है, मेरे खाते में कितने पैसे। मैं तो डीजीपी उत्तराखंड को बोलता हूँ, धामी जी को बोलो मेरे खाते खंगाल लो भाई, कौन से पैसे हैं और कहाँ से आएंगे। और जो आ रहे थे वो तो आपने खुद ही बंद कर दिए, पत्रकारिता से थोड़ा बहुत पैसा जो आता था। अच्छा, जो वकालत है वो मैं निःशुल्क करता हूँ भाई साहब, किसी से 1 रुपये सुझाव देता हूँ कि ऐसा ऐसा कर लीजिए, ऐसा ऐसा। वो मुकदमे जो है हमारे ही मित्र लड़ते हैं, मैं मुद्दे बता के पॉइंट्स बना के दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं मुकदमे कोर्ट में जा सकूँ। तो मैं इनकम के सोर्सेस तो मेरे सारे ही बंद हैं भाई साहब। तो बिल्कुल ही सरासर झूठा आरोप है मुझ पे, जाती है बल्कि मुझ पे। लेकिन चर्चा ये की जा रही है कि आप देहरादून के एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो इस प्रकार बिना आर्थिक व्यवस्थाओं के आप कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? ये तो मैं जनता के भरोसे पे लड़ रहा हूँ भाई साहब, और उस क्षेत्र से लड़ रहा हूँ जिस क्षेत्र में पहाड़ की जनता सबसे ज़्यादा पीड़ित है। मेरा कार्यालय डोभाल चौक में, वहाँ पे मैंने खोला हुआ है, जिसके ठीक नीचे जो है रवि बड़ोला को गोली मारी गई। मैंने वो जानबूझ के वहाँ पे ऑफिस खोला है कि एक ऐसा व्यक्ति आपके पास है जो आपको इस अपराध जो लगातार इस रायपुर विधानसभा में हो रहे हैं उससे मुक्त कर सकता है। जो एक वकील भी है, पत्रकार भी है और यूकेडी का नेता भी है। ऐसे तीनों चीज़ें आपको अगर कहीं मिल रही हैं तो मेरा, अगर आप जो है मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं आपको एक सामाजिक सुरक्षा का वातावरण देता हूँ। जो रायपुर विधानसभा की पूरी डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। यहाँ पे उत्तराखंड के जो हमारे मूल निवासी हैं, खासतौर पे पहाड़ी लोग जो हैं, चाहे वो कुमाऊँ के हैं, चाहे गढ़वाल के हैं, चाहे जौनसार के हैं, चाहे गोरखा समाज है, ये है यहाँ का मूल निवास। और आज जो है यहाँ अन्य प्रदेशों के लोग, यहाँ रोहिंग्या मुस्लिम, इनको कौन बसा रहा है? और बसा रहा है तो ये जिम्मेदारी स्थानीय विधायक की है। और इसी वजह से मैं चिन्हित करके जो है उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो यूकेडी के सिद्धांत है, अगर उन पे सबसे बड़ा कुल्हाड़ा कोई चला रहा है तो वो उमेश शर्मा काऊ है। अब इसका परिणाम जो भी हो, मैं तो अपने समाज के लिए लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। जो भी परिणाम होगा सब स्वीकार होगा, और हार हो जीत हो, हम तो फिर आगे फिर लड़ेंगे अपने समाज के लिए। और पैसा निश्चित रूप से हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास विचार हैं। सबको पता है कि ये आशुतोष नेगी अपने समाज के लिए समर्पित है। मेरा समाज मेरा साथ देगा तो निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतूंगा, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो आपके इस राजनीतिक लड़ाई में आपकी धर्मपत्नी का कितना सहयोग आपके साथ है? अब उसका सहयोग ये है कि वो बच्चों की फीस भर रही है, बच्चों की जिम्मेदारी उसने पूरी संभाली हुई है। और मैं ये कहूँगा कि स्वर्गीय दिवाकर भट्ट हों, काशी सिंह एरी जी हों, उनकी पत्नियों ने भी उनको सपोर्ट किया। उनके पास भी पैसे नहीं होते थे, तो एक तरह से मेरी पत्नी जो है मेरे परिवार का जिम्मा संभाल रही है। तो मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ा योगदान है कि कम से कम बच्चों की फीस, ये रोज़मर्रा के जो राशन पानी इसके खर्चे होते हैं वो मेरे मत्थे नहीं है। नहीं तो ये भी मेरे लिए एक चिंता का विषय होता कि मैं कहाँ से करता। तो अब कम से कम इतना फ्री माइंड हूँ कि, और फिर मेरे बच्चे 2 बेटियाँ हैं, और बेटियाँ आपको पता है कि बेटों से ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, घर की स्थितियाँ समझती हैं, तो उनकी नाजायज़ डिमांड कभी नहीं होती। और मैं तो सोचता हूँ कि अगर मेरा बेटा नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बेटा मेरे से मोटरसाइकिल माँगता, मुझसे कार माँगता, पता नहीं क्या-क्या माँगता। मेरी बेटियों ने कभी कुछ नहीं माँगा, केवल फीस के लिए कहते हो कि पापा इतनी तारीख को फीस जमा होनी, वो मेरी पत्नी जमा कर देती है। तो मैं तो अपनी पत्नी का शुक्रगुज़ार हूँ कि कम से कम एक उसने परिवार तो सँभाला हुआ है, बाकी जो बाहरी लड़ाई है वो मैं देख लूँगा। भारत सरकार और प्रदेश सरकार नारी वंदन के नाम से एक कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। देश और प्रदेश की महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए एक जो प्रयास लोकसभा में किया गया था, उसमें सरकार के असफल हो जाने का पूरा दारोमदार विपक्ष पे लगाते हुए भाजपा ने पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन शुरू किया है। जबकि आप महिला सशक्तिकरण का एक अलग रूप यहाँ पर दिखा रहे हैं।
आप ये कहना चाहते हैं इस वार्ता के माध्यम से कि काशी सिंह ऐरी रहे हों या दिवाकर भट्ट जी रहे हों या उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आप हों, कि आपके पीछे आपको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं आपकी पत्नियों का अर्थात इस प्रदेश की महिलाओं का हाथ है। ठीक? महिला सशक्तिकरण का एक दूसरा प्रारूप वह भी है जो कि आपने अंकिता की लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक लंबी लड़ाई को लड़ा है। तो आप इस महिला आरक्षण के विषय को, भाजपा की इस मुहिम को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड के मैं परिप्रेक्ष्य ये में। समझता हूँ कि उत्तराखंड महिला अपराध में नंबर 1 है। अंकिता भंडारी जैसा जघन्य हत्याकांड अब इसी दौरान, ये सरकार दूसरा तीसरे कार्यकाल हो गया है, इसी दौरान हुआ है। इसी अंकिता भंडारी हत्याकांड की अगर बात करें तो उस दौरान जो है मेरी बीवी का खुद यहाँ से ट्रांसफ़र पिथौरागढ़ किया गया। हाई कोर्ट से फिर मेरे को न्याय मिला और उसको यहीं देहरादून में बहाल किया गया। वो नियम विरुद्ध ट्रांसफ़र था। तो ये सरकार किस तरह से जो है महिला वंदन की बात कर रही है। हम अगर बेटी को न्याय दिलाना चाह रहे हैं तो हमारी पत्नी का ट्रांसफ़र किया जाता है। अपराध में राज्य जो है वो नंबर 1 हो रहा है महिला अपराध में। तो कौन-सी उपलब्धि है? दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी भाजपा सरकार में जो विधायक हैं, कई महिला नेत्रियाँ हैं, जैसे रेखा आर्य हैं, सरिता आर्य हैं और ऊपर क्या नाम इनका, केदारनाथ वाली विधायक जो नौटियाल। नौटियाल जी हैं, रेणु बिष्ट हैं, मैडम खंडूड़ी हैं जो विधानसभा की स्पीकर भी हैं। अब इनमें से तो एक खुद जो है अंकिता भंडारी में केस में जो है प्रमुख किरदार रही हैं, रिज़ॉर्ट तोड़ने का उन पे आरोप है। तो आप कैसे महिला बंधन की बात कर रहे हैं? और कोई भी महिलाएँ जो है, अंकिता भंडारी में इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बीजेपी की चाहे हरिद्वार की जिला अध्यक्ष हो, कोई भी महिला, इवन कार्यकर्ता तक नहीं बोलती हैं। तो फिर आप कैसे महिला बंधन की बात कर रहे हैं? मुझे ये लगता है कि ये जो पूरा प्रपंच मैं कहूँगा इसे, क्योंकि धीरे-धीरे जो है जो ग्राफ है भाजपा का, वो केंद्र में भी और राज्य में जो है वो सिमट रहा है, गिर रहा है। तो अब इस बार महिलाओं के नाम पे जो है सत्ता में आने का एक प्रयास था और वो महिलाएँ जिन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, उनको टिकट मिलने वाले थे, जिनमें भाजपा के बड़े नेताओं की बीवियाँ, उनकी बेटियाँ, उनकी बहुएँ, उनकी प्रेमिकाएँ, उनके लिए ये टिकट थे। तो मैं तो सोचता हूँ कि महिलाएँ खुद गौर करें कि जो ये टिकट बँट रहे हैं, क्या वो भाजपा की उन महिलाओं को मिल रहे हैं जो कि ग्राउंड पे काम कर रही हैं? ये टिकट बेसिकली उन महिलाओं के लिए थे, जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं और अब सपरिवार वो राजनीति करना चाह रहे हैं। ये पूरा षड्यंत्र था और महिलाओं को विचार करना चाहिए कि जो महिलाएँ भाजपा की अभी राजनीति में सक्रिय हैं, वो महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं। अभी आंगनबाड़ी का आंदोलन चल रहा है। कभी मौके पे गई कोई महिला विधायक? रेखा आर्य जी गईं? कहीं बेहोश होके गिर चुकी हैं, इस गर्मी में धूप में बैठे हुए हैं। तो कहाँ पे आप महिला का बंधन कर रहे हैं? जो आपकी विधायक हैं, वो आंगनबाड़ी जो महिलाओं का पूरा वो संगठन है, वहाँ आप नहीं जाते हो, उनका आप पूछ तक नहीं रहे हो उनसे कि भाई कितना, क्या माँग है आपकी? तो महिला वंदन के नाम पे तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये एक षड्यंत्र था और मैं थोड़ा दूसरे एंगल से भी बोलना चाहूँगा कि मुझे ये महसूस होता है कि उत्तराखंड में अगर 105 सीटें होती, तो जहाँ-जहाँ भाजपा के विधायक हैं और पॉपुलेशन ठीक-ठाक है, उसके 2 फाड़ किए जाते उस विधानसभा के और एक तरफ तो वही व्यक्ति जो जीता हुआ है वो लड़ता और दूसरी जगह जो है महिला की कोई न कोई इनकी बेटी, बहू, पत्नी, प्रेमिका, वो एडजस्ट की जाती। तो मतलब जहाँ से अभी 1 सीट आई है, वहाँ से 2 आती। तो ये षड्यंत्र एक्सपोज़ हो गया है और मैं समझता हूँ कि अगर महिला आरक्षण की बात है, तो कल तो विशेष सत्र 28 तारीख को था। भाजपा ही पहल करे, 70 में से अगर 33% की बात करते हैं, तो 23 सीटें महिलाओं के लिए दें वो। भाजपा 23 सीटें महिलाओं को दे दे, फिर हम लोग भी देते हैं, दिक्कत कहाँ है? भई इसके लिए आरक्षण लागू करना ज़रूरी थोड़ी ना है। 70 में से 23 सीटें दे दीजिए आप, टिकट ही दे दीजिए महिलाओं को। तो ये सारे प्रपंच हैं और महिलाएँ इनको समझ रही हैं। महिलाएँ ये भी देख रही हैं कि महिलाओं
के साथ जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ कहीं भाजपा खड़ी नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल को उत्तराखंड के राज्य के गठन का मुख्य पैरोकार आप लोग कहते हैं। ये माना जाता है कि डीडी पंत जी ने जब उत्तराखंड क्रांति दल को बनाया था, जब उसका गठन किया था, तो उस वक्त उत्तराखंड राज्य के निर्माण की मूल अवधारणा उसके परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं पर छिपी थी। लेकिन आज राज्य बनने के 26 वर्षों बाद, जबकि हम इस प्रदेश के गठन का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो आप इस प्रदेश के हालातों को कैसा महसूस करते हैं, एक पत्रकार के रूप में, एक वकील के रूप में? इसी से जुड़ता हुआ दूसरा सवाल है कि वो कौन से कारण हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल एक पुराना राजनीतिक संगठन होने के बावजूद इस प्रदेश में आने वाली जो नई युवा पीढ़ी है, जो इन 25 सालों में या उत्तराखंड राज्य 94 के आंदोलन के बाद जो सामने आई है, उन तमाम लोगों को उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास से वाकिफ नहीं कर पाई है? आज क्या कारण है कि कहीं भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चर्चे या उस दौरान जो उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना आंदोलनकारियों द्वारा, आंदोलनकारी संगठनों द्वारा रखी गई थी, उस परिकल्पना पर चर्चा के लिए कोई युवा वर्ग तैयार नहीं होता? देखिए, ये तो देखिए एक राजनीतिक साजिश है जी। यूपीडी के खिलाफ, क्षेत्रीय राजनीति के खिलाफ, कि यहाँ के पाठ्यक्रम में, बच्चों के पाठ्यक्रम में जी। कहीं भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास नहीं है, एक अध्याय तक नहीं है। जी। और ये क्योंकि सरकार या राष्ट्रीय दलों की रही, तो साजिशन हमारे शहीदों का, हमारे आंदोलनकारियों का जो स्वर्णिम इतिहास है उसे गायब किया गया। लेकिन सरकार में कहीं ना कहीं आपके लोग भी भागीदार रहे हैं। देखिए, हमारे लोग भागीदार रहे, वो बहुत कम समय के लिए रहे, कुछ ही लोग रहे। स्वर्गीय दिवाकर भट्ट की मैं बात करना चाहूँगा। उन्होंने अपने हिसाब से लैंड रिफॉर्म लाने का प्रयास किया। भूमि जो है किस तरह से बाहरी प्रदेश के लोगों को बिकनी चाहिए, उसकी सीमा तय की। उन्होंने अपने हिसाब से प्रयास किया, और जिन 9 बिंदुओं पर जो है एक सहमति बनी थी, जब वो नहीं वो हुए, तो फिर हम लोगों ने कहीं न कहीं अपना समर्थन वापस भी लिया। तो ऐसा नहीं है, हमारे जो लोग सत्ता में जिन्होंने कहा कि उन्होंने सत्ता की मलाई चाटी, तो उन्होंने जो काम किए हैं वो भी तो बताए नहीं गए कि वो आपको जो आज सशक्त भू कानून की बात होती है, तो वो तो स्वर्गीय दिवाकर भट्ट की देन है, वो राजस्व मंत्री थे। उन्होंने किया प्रयास। और मैं आपको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि यूकेडी का जो विचार था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, वो गैरसैंण राजधानी नहीं बनी। लेकिन आज हम युवाओं को समझा रहे हैं, और युवाओं को अपना इतिहास भी बता रहे हैं कि क्रांति का झंडा जो है, वो यूकेडी का जो झंडा है, इतना सामान्य झंडा नहीं है, इसके लिए शहादत हुई है, और तब जाके राज्य मिला है, ये गिफ्ट में नहीं मिला है हमें। तो युवाओं को अब जो सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो है, ये जानकारी मिल रही है। और आशीष नेगी जैसे जो हमारे नेता हैं, वो बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो उसके माध्यम से युवाओं तक ये जानकारी पहुंच रही है, और जब जानकारी पहुंच रही है तो वो जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि बीच का जो कालखंड रहा उत्तराखंड बनने के बाद, इस तरह के इन्फ्लुएंसर, क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं पहले, जी। और बाद के दौर में भी जब सोशल मीडिया आया, यूकेडी के पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छे इन्फ्लुएंसर नहीं थे। लेकिन आज के समय में आशीष नेगी हो गए, और क्योंकि पत्रकारिता के माध्यम से मेरी भी ठीक-ठाक पकड़ है, तो मैं भी जो भी वीडियो जारी करता हूँ या जो भी लिखता हूँ, वो भी संदेश जो है लोगों तक पहुँच जाता है, लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो इस बीच मैं समझता हूँ कि यूकेडी में जो ड्रास्टिक चेंज आया है, जो अचानक ग्राफ बढ़ा है, इसका कारण ये है कि हमारे नेता जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। जैसे मैडम संतोष भंडारी, उनको भी महिलाएं देखती हैं। शांति भट्ट जी, वो भी काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो अकेले थे। अब आज की डेट में आशीष नेगी, आशुतोष नेगी, संतोष भंडारी मैडम और शांति प्रसाद भट्ट जी, ये बहुत ज़्यादा लोग इन्हें सोशल मीडिया में देखते हैं और यूकेडी की विचारधारा को समझते हैं।
जो बच्चे बाद में पैदा हुए उत्तराखंड राज्य बनने के, वो भी उनको जानकारी मिलती है। तो उनका खून खौलता है कि यार ये राज्य तो पहाड़ में राजधानी के लिए बना, ये क्या कर रहे हैं, ये जबरदस्ती राजधानी यहाँ क्यों है। और अगर पहाड़ में अगर राजधानी चली जाती है तो उनके जो पुरखों के जो मकान हैं, उनके खेत खलियान हैं, वो सब आबाद होंगे, रोजगार की व्यवस्था होगी, डॉक्टर की व्यवस्था होगी, टीचर्स की व्यवस्था होगी। तो सभी चाहते हैं, और हम तो खासतौर पे मैं लोगों को कहता हूँ कि दिस इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मतलब आपको, हालांकि उत्पीड़न एक तरह का आपका उत्पीड़न हुआ और आप देहरादून आके बसे, लेकिन आज आप, एक संपत्ति देहरादून में आपके पास है, एक मकान देहरादून में आपके पास है, और एक आपका पैतृक मकान है। तो आपके पास दो आवास हो गए हैं। आप ठीक वैसे ही हो गए हैं जैसे किसी ज़माने में अंग्रेज जो है, गर्मियों की राजधानी अलग और सर्दियों की राजधानी अलग। आपको ज़्यादा गर्मी होती है तो आप अपने पहाड़ के घर में चले जाइए, क्या दिक्कत है आपको। और जो आपके पास भूमि है, लैंड बैंक है, वो तो पहाड़ में ही है ना। आप उस उन खेतों में, अगर सरकार की पॉलिसी बढ़िया हो, वहाँ उत्पादन, फल उद्यान लगा दिए जाएँ, जैविक खेती का काम हो जाए, तो वो तो पैसा तो आपने पहाड़ से ही कमाना है। यहाँ तो 100 गज में आप बैठे हुए हैं, वहाँ तो आपकी नालियों के हिसाब से ज़मीन बेकार पड़ी हुई है। जल संसाधन है आपका। अगर हम कल सत्ता में आते हैं तो पूरा ये जल संसाधन है, इसका सदुपयोग किया जाएगा। ये जो बाहर की कंपनियाँ बिसलरी और ये सब जो है, इनको बोला जाएगा कि आप वाइंड अप करिए यहाँ से कारोबार, और अगर काम करना है तो आप जो है यहाँ प्लांट लगाओगे और हमारे बच्चों को 100% मूल निवासियों को रोजगार दोगे, तो उससे रोजगार भी मिल जाएगा हमारे बच्चों को और पैसा भी आएगा स्टेट को। केवल पानी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो मैंने और कोई बात ही नहीं करी। ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, जी। इसी पानी से पहाड़ की जो है ना, जल जंगल जमीन की बात, तो मैं केवल पानी की बात की है, जंगल की बात नहीं करी अभी। तो मूल निवासियों को रोजगार भी मिल जाएगा और रेवेन्यू भी स्टेट में आएगा। आज जो है इस पानी का कोई सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पानी के जो डैम बने उसकी बिजली बाहरी प्रदेशों को जा रही है, पैसा वो कमा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है। बिजली पानी फ्री करने का हम पूरा उस बारे में रणनीति बना रहे हैं कि भाई जब दिल्ली दे सकता है, जो बिजली का उत्पादन ही नहीं करता है, तो उत्तराखंड बिजली पानी फ्री क्यों नहीं दे सकता है। तो ये सब कुछ हम जो है समर्पित होके अपने लोगों के लिए करना चाहते हैं, और हमारा केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों की तरफ फोकस है कि कैसे हम, जो उन्होंने 25-26 साल से उत्पीड़न राष्ट्रीय दलों का झेला है, उसे समाप्त कर सकें। और मुझे लगता है कि इस भावना से सभी लोग सहमत हैं कि इसमें कोई भी खोट नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय दल है और उसे किसी दूसरे राज्य में चुनाव नहीं लड़ना है। उसे जो करना है अपने मूल निवासियों के लिए करना है। तो मुझे लगता है कि इस समय तो माहौल काफ़ी अच्छा है और हम सत्ता के करीब हैं। अच्छा, आपने 1994 का आंदोलन का दौर देखा है। आप वर्तमान में भी राजनीति से जुड़े हैं। तो आप विकास के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 1994 का उत्तराखंड और वर्तमान का उत्तराखंड, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है बहुत ज़्यादा, जी। पलायन बढ़ा है। जब मैं उस दौर में पौड़ी में रहता था 94 में, तो उस समय हर परिवार में एक सरकारी नौकरी आसानी से होती थी। जी। हालाँकि यूपी का ज़माना था, तब भी नौकरियाँ थी। और उस दौरान में मैंने ये देखा कि जो छोटी नौकरियाँ होती थी जैसे क्लास 3-4 की, तो वो जिला स्तर पे जो है वहीं से उनकी नियुक्ति दे दी जाती थी। चाहे शिक्षा विभाग की नौकरी हो, चाहे अन्य विभागों की नौकरी हो, मतलब क्लास 3 में क्लरिकल में या 4th क्लास में जो है, वो तो वहीं स्थानीय लोग लग जाते थे। जी। और आज जो है 25 साल के बाद जो है वो रोज़गार भी हमसे छिन गया है। क्लरिकल में कोई बाहरी प्रदेश का व्यक्ति लगेगा, पोस्टमैन तक की भर्ती में जो है हरियाणा का व्यक्ति यहाँ नौकरी लग रहा है। तो मुझे लगता है कि वो समय तो बहुत बेहतर था, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की ज़िम्मेदारी इन्हीं राष्ट्रीय दलों की है। अब इन्होंने जो रीति नीति अपनी बनाई है, वो इस प्रदेश के मूल निवासियों के लिए नहीं बनाई है, क्योंकि इनको बाहरी प्रदेश से नियंत्रित किया जा रहा है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, धामी हो या कोई दूसरे मुख्यमंत्री आएँगे, उनको कठपुतली बना के रखा जाएगा। तो आमूल-चूल परिवर्तन उस दिन आएगा, जिस दिन सत्ता जो है पहाड़ में जाएगी और यहाँ का मूल निवासी यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, जो कि क्षेत्रीय दल का होगा, राष्ट्रीय दल का नहीं होगा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, उसे तो कठपुतली बनाया जाएगा कि भाई आप हमारे फ़ेवर में इस तरह से करो, हमारे लोगों को यहाँ जो है कारोबार में जो है एडजस्ट करो, हमारे लोगों को यहाँ नौकरियाँ दो। मैं समझता हूँ कि अभी जो 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून
वाला जो हुआ है, जी। ये कोई मूल निवासियों के लिए थोड़ा ना हुआ है। ये तो हरियाणा वालों को, यूपी वालों को और तेजी से यहाँ बसने के लिए आमंत्रित करने के लिए हुआ है कि तुम कारोबार करो, शाम को लौट जाओ, 2.5 घंटा है सफ़र। अब वही लोग दिखाई देंगे। उनके हरियाणा वालों की वो ज़मीन से जो उनको कंपेंसेशन मिला, इतना करोड़ों रुपए उनके पास है। वो यहाँ ज़मीनें खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी का सारा काम उनके हाथ में है। यूपी वालों के उनके हाथों में है। तो ये 2.5 घंटा हमारे लिए नहीं है। 2.5 घंटा अगर करना है तो देहरादून से गैरसैंण का सफ़र करो ना आप, वहाँ की सड़कें बेहतर करो। कर्णप्रयाग से ऊपर आज भी कंजेस्टेड रोड है। कर्णप्रयाग तो चलो जैसा-तैसा चल के पहुँच जाएगा आदमी, उसमें भी लैंडस्लाइड होता रहता है। तो वहाँ बेहतर होगा। तो आप भाई देहरादून से आप गैरसैंण जाने के लिए डरते क्यों हैं? यहाँ के पॉलिटिशियन या जो हमारे वो हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं? उन्हें पता है कि यहाँ से वहाँ जाने में जो है दिक्कत होगी। वहाँ जो है हेल्थ फैसिलिटी सही नहीं होगी, वहाँ शिक्षा नहीं है ठीक, वहाँ बच्चों के लिए मॉल नहीं बने हुए हैं। लेकिन वो सब कुछ भी तो तभी बनेगा जब आप वहाँ बैठोगे। तो आमूल-चूल परिवर्तन उस दिन आएगा जिस दिन फुल फ्लेज क्षेत्रीय दल की सरकार इस प्रदेश में आएगी, उसी दिन राजधानी गैरसैंण जाएगी। और जिस उद्देश्य से ये पहाड़ी प्रदेश बना है, वो सारे 5 साल के अंदर आपको लगेगा कि वाक़ई ये तो सब कुछ कर दिया। भाई जीवो तो जारी होना है, मूल निवास का जीवो होना है, सशक्त भू कानून का गवर्नमेंट ऑर्डर होना है। और राजधानी गैरसैंण वो तो रात को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ से। लेकिन वो तभी तो कर पाएँगे जब सत्ता हमारे पास आएगी, क्षेत्रीय दल के पास आएगी, और वो भी बहुमत के साथ आएगी। नहीं तो फिर अगर हम समर्थन किसी को देंगे, तो फिर हमको बदनाम किया जाएगा। तो उस समर्थन देने के बजाय हम फिर विपक्ष में बैठना बेहतर समझेंगे। तो हम जनता से निवेदन कर रहे हैं कि एक बार पूरी सख्ती से मन बना के यूकेडी को सत्ता दे दीजिए आप। ये आपकी घर की पार्टी है, आपके बुजुर्गों की पार्टी है। ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यूकेडी को वोट देते हैं तो जैसे आप एलआईसी पॉलिसी करते हैं ना, उस तरह का इन्वेस्टमेंट है। आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। अदरवाइज़ आप बच्चों को कितना भी पढ़ा लिखा लो, ये गारंटी नहीं है कि कब कहाँ पे गोली चल जाएगी। आपके बच्चों के लिए कोई रोज़गार की व्यवस्था सरकारें यहाँ नहीं करेंगी, पहाड़ पूरे खाली हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर ही, देवभूमि के अंदर ही आपके बच्चों के लिए रोज़गार हो, तो वो क्षेत्रीय दल देगा, उत्तराखंड क्रांति दल देगा। अच्छा, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उत्तराखंड में शराब और खनन के कारोबार और जो केमिकल वाला नशा, इंजेक्शन इस प्रदेश के लगभग हर कोने में पहुंच चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शराब के बारे में तो मेरी विशेष राय ये है कि जब आईजी साहब 12 बजे के बाद जी। रोमियो लेन में बैठे हुए पाए जाते हैं या वहाँ से गुजर रहे हैं, जो भी सच्चाई है, जी। कुछ ना कुछ अगर धुआं उठ रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं तो आग है। तो इसका मतलब जो है आपने शराब को ही सब कुछ मान लिया है। मतलब जब तक शराब के ठेके नहीं खुलेंगे, हाई एंड शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, और राजपुर रोड पे जो है बार और पब 3-3 4-4 बजे तक नहीं खुलेंगे, इस प्रदेश का भला नहीं। क्या ये सच्चाई है? क्या उन बार और पब का पैसा सामान्य पब्लिक तक जा रहा है? ये सारा पैसा बड़े नौकरशाहों तक और नेताओं तक, ब्यूरोक्रेट तक जाता है। ये व्यवस्थाएं बदलने की ज़रूरत है। राजपुर रोड के सारे बार और पब जो हैं, इनको बंद करने की आवश्यकता है। ये हमारा कल्चर नहीं है। हाँ, रेस्टोरेंट खोलिए आप, पहाड़ी उत्पाद परोसिए, उसमें भी एंजॉय कर सकता है टूरिस्ट। विदेशी पर्यटक जो यहाँ आता है, अगर ये बार पब की बजाय वहाँ पे पहाड़ी व्यंजन परोसे जाएँ, अच्छे ढंग से परोसे जाएँ, तो वो राजपुर रोड तब भी आएगा और फॉरेन टूरिस्ट आएगा। अब एक टूरिस्ट जो आ रहा है केवल शराब पीने के लिए आ रहा है गाड़ी के ऊपर, फिर वहाँ से निकल रहा है, फिर वो गोलियाँ चला रहा है, ब्रिगेडियर साहब मारे जा रहे हैं। क्या ऐसा पर्यटन चाहिए? तो हम तो निश्चित तौर पे इस विचार के हैं कि पहले तो 4 धाम यात्रा रूट पे पूरी शराबबंदी की जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने ऋषिकेश को धर्म क्षेत्र घोषित किया और वहीं पे रिजर्व फॉरेस्ट में जो है खारा स्रोत में शराब का ठेका खोल दिया। 4 धाम यात्रा रूट पे हरिद्वार से लेके बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री कहीं शराब नहीं मिलेगी। जैसे ये ठेके बंद होंगे, मिलेगी नहीं या पी नहीं जाएगी, दो चीजों में फर्क। देखिए ऐसा है, इस बारे में देखिए मैं अपनी जो मैं चिंतन करता हूँ, देखिए एक तो आदमी अब थाली परोस के किसी को देता है। जी। जब आपने खुले ठेके खोले हुए हैं, आज जो है मेरे पड़ोस में ही वहाँ पे जो है मॉल के रूप में जो है हाई एंड शराब की दुकानें खुल गई हैं, तो जो महिलाएं
कभी शराब ठेके में नहीं जाती थी, आज वो भी अपना एक बढ़िया सा बैग लेके वो भी जा रही हैं और 3-3 4-4 हज़ार की बोतल लेके आ रही हैं और साथ में बच्चा भी है। तो ये कौन-सी संस्कृति हमको दे रहे हैं? तो क्या वो बच्चा जो अपनी माँ को शराब की बोतल लेते हुए देख रहा है, तो क्या ये नारी शक्ति बंधन है? आप बताइए, ये भी बड़ा सवाल है कि नारी शक्ति बंधन की बात आप इस तरह से करेंगे। मतलब आप महिलाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं कि शराब खरीदिए। बच्चे उन्हें देख रहे हैं, मतलब पूरा समाज ही बर्बाद कर देंगे शराब के लिए। तो ये दुकानें बंद होनी चाहिए, ठेके बंद होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। देवता भी सोमरस का पान करते थे। भाई वो तो शराब तो ऐसी चीज़ है कि जिसको ज़ीरो तो आप नहीं कर सकते। जो आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ कि देवताओं ने भी उसका प्रयोग किया, पर किस रूप में किया, कितनी मात्रा में किया, उस पे कंट्रोल तो सरकार को ही करना है ना। और जो 2 नंबर का जो पूरा नेटवर्क चलता है, वो तो सारा पुलिस के अधीन होता है। अगर कहीं अवैध शराब बँट रही है, अवैध सूखा नशा बँट रहा है, तो पुलिस ज़िम्मेदार है, पुलिस के पास पैसा जाता होगा। वो पैसा फिर कहाँ तक सरकार तक पहुँचता होगा। तो निश्चित तौर पे जब शराब को आप इस प्रदेश की आर्थिकी का जो मेन ज़रिया आपने माना हुआ है, शराब और खनन को, इससे इतर हट के जब आप सोचेंगे, आप जब सोचेंगे कि यार जैविक खेती से तो हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, इससे तो दुनिया भर की दवाइयाँ बन रही हैं, ठीक है? आप जो है एग्रो फॉरेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब पेड़ भी आपकी आर्थिकी का ज़रिया हो सकता है। पेड़ उगाइए, काटिए, उसकी अनुमति दी जाएगी और उससे पैसा कमाइए। आज हम पहाड़ों में देख रहे हैं कि चीड़ का पेड़ हो गया पूरा, उसने आग लग रही है, फिर उस पे आप जो है फॉरेस्ट का पैसा बर्बाद करते हो। तो क्यों नहीं आप धीरे-धीरे चीड़ के पेड़ का ही उन्मूलन कर दें और उसकी जगह जहाँ उस बेल्ट पे क्योंकि ठंडी क्लाइमेट में होता है, वहाँ बाग-बगीचे, सेब के बगीचे डेवलप किए जा सकते हैं हिमाचल की तर्ज पे। तो ऐसी रणनीति ना सरकार बना रही है, ना बनाना चाह रही है। हम शराब और खनन से ज़्यादा पैसा कमा के स्टेट को देंगे, पानी से दे देंगे। पानी पूरा अपने हाथ में ले लेंगे। ये बिसलरी और बाहर से जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है, ये सारा रोजगार का एक ज़रिया होगा मूल निवासियों के लिए। क्योंकि यहाँ तो हमारे यहाँ मिनरल वाटर धारों से आ रहा है। बाँझ की जड़ों का जो पानी है, उसकी कीमत तो और ज़्यादा होनी चाहिए। वो तो इतना स्वादिष्ट है और उसमें इतना पौष्टिक है कि अगर आदमी उसको पीता रहे, तो आदमी उसको भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास जल सबसे बड़ा संसाधन है और जो शराब और इसकी तरफ जो डाइवर्ट किया गया है, ये सब राष्ट्रीय दलों ने इनकी सोच इतनी है, मैं यही कह सकता हूँ। ये शॉर्टकट इन्हें लगता है कि भाई क्योंकि खेती-बाड़ी करेंगे, बाग-बगीचे लगाएँगे तो उसमें तो मेहनत है ना, मेहनत नहीं करनी है। मेहनत ना करने का जो इनका वो है कि मेहनत ना करते हुए ईज़ी मनी जिसे कहेंगे, ईज़ी मनी सरकार तक पहुँच जाए और इसके लिए जो है हमारे मूल निवासियों को उनकी मैं समझता हूँ कि उनकी संस्कृति का नाश किया जा रहा है, उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा है जिससे वो पलायन वहाँ से कर रहे हैं। आज पहाड़ पूरे खाली हो गए, वहाँ गुलदार, भालू घूम रहे हैं, तो इसका सीधा-सा मतलब है कि आप पहाड़ का भला नहीं करना चाहते। क्या जब उत्तराखंड बना था बाघ भालुओं का इतना बड़ा आतंक था? वो कहाँ से इतनी बड़ी संख्या में बढ़ गए? वो इसलिए बढ़ गए कि वहाँ का मूल निवासी वहाँ से पलायन कर गया, वो है ही नहीं। बुजुर्ग लोग, लाचार लोग गाँव में रह गए। अगर वहाँ बड़ी आबादी होती, कारोबार हिमाचल में क्यों नहीं हो रहे हैं गुलदार और भालू के हमले? वहाँ पहाड़ भरे पूरे हैं, जंगल नहीं छेड़े जा रहे हैं, जंगली जानवर जंगल में रहता है और आदमी अपने घर गाँव में आबाद होके वहाँ रहता है। आपने जंगल भी काट दिए और पहाड़ गाँव खाली कर दिए, तो वो आ रहे हैं गाँव की तरफ। तो ये सारी व्यवस्था तब चेंज होगी जब पहाड़ में सत्ता के केंद्र आप ले जाएँगे, उसी दिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। चाहे जंगली जानवरों का आतंक है, चाहे अन्य रोज़गार या अन्य प्रश्न हैं आपके। आपने जैसा कहा कि पलायन पहाड़ों में लगातार जारी है, जिस कारण जंगली जानवरों का खतरा है, तो उस पलायन से कहीं न कहीं आपकी विधानसभा सीट और जिस मूल निवासी वोट बैंक की आप बात करते हैं, वो प्रभावित होता है, ठीक? इसके अलावा प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आपका संगठन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के मुकाबले बहुत कमज़ोर दिखाई देता है। तो क्या आपके पास सत्ता में आने का कोई ब्लूप्रिंट है या आपने ऐसी कोई रणनीति तैयार की है? आपका कोई ऐसा घोषणा कोई ऐसे विषय आपने सेलेक्ट किए हैं जो कि वास्तव में इस प्रदेश को विकास की ओर ले जा सकें?
क्या आप उन विषयों को हमारे सामने जी जी। लाना चाहेंगे? देखिए, पहली बात जो आप कह रहे हैं कि साहब यहाँ पलायन। पलायन का जो प्रश्न है, तो वो तो राजधानी से ही शुरू है। जी। हमने पहले ही कहा है कि राजधानी गैरसैंण जाएगी तो आपकी सारी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान शुरू हो जाएगा। जी। क्योंकि आज देहरादून में राजधानी है तो यहाँ जो है, अब जो आवश्यक है भी नहीं, वो भी हो रहा है। मतलब यहाँ जो है अब ये बात हो रही है कि यहाँ पे जो है फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए फिर किसी ढंग से मतलब मैनेज किया जाएगा। तो जब यहाँ आप करोड़ों रुपए लगाने को तैयार हैं, तो जहाँ आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, वहाँ राजधानी क्यों नहीं ले जाते आप? मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर राजधानी गैरसैंण चली जाएगी तो उस क्षेत्र का विकास होने से पलायन का जो है रुझान बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि जो गाड़ियाँ अभी देहरादून की तरफ दौड़ती हैं, जी। वो गाड़ियाँ जो है पहाड़ की तरफ दौड़ेंगी। दूसरा क्या होगा कि जो देहरादून का मूल निवासी है, जो यहाँ पहले से रह रहा है, वो जी। भी तो परेशान हो गया है कि ये राजधानी के नाम पे सभी कुछ आप यहाँ करने पे लगे हो। आप 2.5 घंटा दिल्ली देहरादून कर रहे हो, तो यहाँ तो आप ये समझिए कि मोहंड पार करके जब दिल्ली से या हरियाणा से या यूपी से कहीं से आएगा पर्यटक या कारोबारी, लेकिन जब शहर के अंदर घुसेगा तो सड़कें तो तंगी मिलेंगी ना, फ्लाईओवर है नहीं आपके पास, तो वो फिर जाम लगाएँगे। तो आप सोचिए कि अभी जब सीज़न शुरू होता है, टूरिस्ट सीज़न, और मसूरी लोग जाते हैं, तभी जाम लग जाता है। तो 2.5 घंटे की वजह से जो और ज़्यादा लोग आएँगे, तो फिर शहर के क्या हालात होंगे? और फिर राजधानी भी आपकी यहीं होगी, विधानसभा भी आपका यहीं चलेगा। तो ये तो मुझे लगता है कि लोग गाड़ियों में तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएँगे, पैदल चलना पड़ेगा लोगों को। तो क्या देहरादून के लोग इसके लिए तैयार हैं? यही होने वाला है देहरादून में। इसका जो है एक लिमिट जो है ना, कैरिंग कैपेसिटी जिसे वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं, भार वहन करने की क्षमता वो समाप्त हो गई। उसके बाद टूट जाएगी कोई चीज़। जितना ले सकता था देहरादून, उतनी पॉपुलेशन को ले चुका। अगर आप यहाँ से राजधानी शिफ्ट नहीं करेंगे और सोचेंगे यहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँगे, तो कहाँ पे बनाओगे? आपके पास ज़मीन कहाँ पे है? कहाँ पार्किंग बनाओगे आप? फ्लाईओवर कहाँ से गुज़रेंगे? और किन-किन लोगों के मकान उसकी जद में आएँगे? किन-किन को तोड़ोगे? सड़क कितनी चौड़ी करोगे? उसमें कितने मकान तोड़ने पड़ेंगे? तो ये देहरादून के लोगों के हित में है कि यहाँ से राजधानी यहाँ से शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ कारोबार करने के लिए शैक्षणिक संस्थान, प्राइवेट हॉस्पिटल सब कुछ तो है आपके पास। केवल एक चीज़ यहाँ से चली जाए तो आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपको परेशानी होती है। जिस दिन विधानसभा का सत्र होता है, बैरिकेडिंग डाल के आपको जो है पूरा रास्ता जाम कर दिया जाता है। तो या कोई मुख्यमंत्री निकल रहा है, मंत्री हूटर बजाते हो तो आपको बोलते हैं कि हटिए, रुकिए, ट्रैफिक रोका जाता है। तो आप बताइए ना, ये एक भी चीज़ जिसका लाभ आपको राजधानी देहरादून होने से हो रहा है। बजाय इसके राजधानी अगर गैरसैंण चली जाती है तो वहाँ तो सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। ओपन स्पेस है, आप जो चाहो मर्जी वहाँ आप आगे विकास की बहुत सारी संभावना है। और जब राजधानी जाएगी तो धीरे-धीरे जो है ब्यूरोक्रेट्स वहाँ जाएँगे, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक वहाँ जाएँगे, तो उनका भी तो परिवार है, उनकी भी तो फैमिली है। तो भाई कुछ नीतियाँ तो बनाएँगे ना वहाँ के लिए, कि भई यहाँ अभी तो उन्हें पता ही नहीं है, जो मुख्यमंत्री हैं या विधायक हैं या ब्यूरोक्रेट, उनको कुछ पता ही नहीं कि पहाड़ में गुलदार भी हमला करता है। तब वो खतरा उनको भी महसूस होगा। जब खतरा महसूस होगा तो उसके लिए फिर रणनीति बनेगी। रोज़गार के प्रश्न तो उन्हें पता ही नहीं है लोग कहाँ से खाते हैं। लेकिन जब आमने-सामने देखेंगे चीज़ें कि ये पहाड़ियों का जीवन इस तरह का विकट है, कहाँ से चारा पत्ती लाते हैं, कहाँ से क्या करते हैं। अगर एक गाय भी किसी की गुलदार मार देता है तो उसकी तो इकोनॉमी खत्म हो गई ना। एक गाय नहीं मारी गई, उसकी कमर तोड़ दी गई उसकी इकोनॉमी, क्योंकि उस गाय के उससे उसका खेत में गोबर भी जा रहा था और दूध बेच के वो अपने परिवार की भरण-पोषण कर रहा था। तो ये स्थितियाँ वही समझ सकता है जो जिसने नज़दीकी से पहाड़ का जीवन देखा हो, जिया हो। और देहरादून में रह के वो नहीं होना है, वो पहाड़ में रह के ही होना है। और आप पहाड़ में क्यों नहीं रहना चाहते ना? अब क्या यूरोप में पहाड़ नहीं है? क्या ऑस्ट्रेलिया में पहाड़ नहीं है? अमेरिका में पहाड़ नहीं है? नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ नहीं है? सबकी राजधानी पहाड़ों में है, सारी फैसिलिटी, चाइना में पूरा पहाड़ है। ये उत्तराखंड में ही ऐसा क्या है कि आप पहाड़ नहीं जाएँगे? क्यों नहीं जाएँगे भाई? अच्छी क्लाइमेट है वहाँ, साफ स्वच्छ हवा आपको साँस लेने को मिल रही है। आपका जो जीवन यहाँ 50 साल में खत्म हो जा रहा है, वहाँ 70-80 साल तक आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो क्या वो 50 साल का जीवन जिसमें कैंसर हो जा रहा है आपको लास्ट में, वो बेटर है या 80 साल का वो जीवन जिसमें आप 80 साल तक स्वस्थ हैं? तो ये तो जनता को सोचना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि
आपके मुख्य बिंदु क्या है जिससे जनता को आपको वोट करना चाहिए, मैं तो सबसे पहले सवाल अपने पहाड़ी मतदाताओं पर ही उठाता हूँ, जो पहाड़ी जनपदों में रहते हैं। भाई 9-10 जनपद तो पहाड़ी हैं। जी। आपने गैरसैंण के नाम पे कब वोट दिया था बताइए? आपने दिल से पूछिए कि गैरसैंण राजधानी के नाम पे आपने कब वोट दिया है? मैं चाहे कर्णप्रयाग विधानसभा हो, चाहे सल्ट हो, चाहे द्वारहाट हो या सोमेश्वर हो, जो भी आसपास की विधानसभा है, सबसे ज्यादा उन्हीं से पूछता हूं कि आपको तो सबसे ज्यादा लाभ होने वाला था, आपने क्यों वोट नहीं दिया? और 10-15 ऐसी विधानसभाएं हैं जिसमें चमोली की है, रुद्रप्रयाग है, इवन पौड़ी का इलाका है। अगर वो लोग राजधानी गैरसैंण के नाम पे हमें वोट कर दें, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और कुमाऊं का अल्मोड़ा का इलाका, सल्ट हो गया या द्वारहाट, ये वाला क्षेत्र, तो हम ऑलरेडी 15-20 सीटें ले आएंगे। अगर ऐसी स्थितियों में दुर्भाग्य से अगर हम सत्ता में भी नहीं आते राजधानी, तब भी हम मजबूर कर देंगे कि गैरसैंण ले जानी पड़ेगी। तो कम से कम जिन लोगों के लिए हम करना चाह रहे हैं, कम से कम वो लोग तो हमारा साथ दे दें। बिल्कुल। तो अगर वो साथ देते हैं तो निश्चित 15-20 सीटों में भी राजधानी हम गैरसैंण ले जाने पे मजबूर कर देंगे, जिसकी भी सरकार होगी, अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं। पहले तो हम चाहते हैं कि पूरी फुल फ्लेज हमारी सरकार आ जाए, तब तो गैरसैंण के अलावा और क्या मुद्दा है जिसे आप जनता के बीच में ले जाना जनता चाहते के बीच में देखिए, मैंने पानी का मुद्दा आपको पहले ही बोला है कि यहाँ जो डैम बने हैं, इस पानी से पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी वाकई पहाड़ के काम नहीं आ रहा है, जबकि ये पानी हर जगह पहाड़ों में उपलब्ध है। इसमें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के प्लांट लगाए जा सकते हैं और उससे जो है स्थानीय स्तर पे ही, गांव में ही पैकेजिंग हो सकती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे युवा और महिलाएं घर बैठ के रोजगार उनको मिल जाएगा। वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इतना बड़ा उद्योग है कि उससे जो है पूरा रोजगार सृजन हमारा होगा। इसके अलावा मैंने एग्रो फॉरेस्ट्री की बात की कि आपका खेत जो बंजर पड़ा हुआ है, जंगली जानवर खेती नहीं करने देता, लेकिन अगर हम आपको बोलते हैं कि ये वाला पेड़ लगाओ जिसकी 10 साल के बाद आपको काटने की अनुमति होगी और ये इतने लाख रुपए का है, क्यों नहीं करेंगे लोग? या आप जो कर रहे हो आज, जैविक खेती करते हो आप, काली हल्दी उगाते हो, उसको तो कोई नहीं खा रहा है, उसकी मार्केट की वैल्यू कहाँ है? तो आप अगर लोगों को चीजें बताएंगे और कीमत भी बताएंगे कि आप ये करिए, बीज हम, खाद बीज हम दे रहे हैं, घेर बाड़ की व्यवस्था हम दे रहे हैं, आप करिए, और सामने कलेक्शन सेंटर है जिसको आप बोलते हैं कि मंडी है, इतने रुपए में आपको मिलेगा, तो गांव में आदमी क्यों काम नहीं करेगा? या दूध का उद्योग है, तो गाय आज भी पाल रहे हैं पहाड़ों में लोग, लेकिन उस गाय का दूध बेचेंगे कहाँ? उसका घी मक्खन बेचेंगे कहाँ? वो नेटवर्क तो सरकार को बना के देना है ना, उसका तो सिस्टम। आंचल के माध्यम से वो नेटवर्क तो सरकार ने बनाया ही है। नहीं, आंचल के माध्यम से, पर वो कहाँ तक है? वो कुछ लिमिटेड इलाके तक सीमित है, उसका विस्तारीकरण की आवश्यकता है। वो आपने श्रीनगर ही खोला था तो श्रीनगर बंद होने के कगार में कई बार आ गया है। आप सही पैसा जो है दुग्ध उत्पादक को नहीं दे पाते हो, टाइम पे उसका भुगतान नहीं करते हो। दुग्ध उत्पादन के लिए पशुपालन का आगे बढ़ना जरूरी है, उसके लिए आपका सिस्टम सही नहीं है। आपको पहाड़ी गायों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। वो बाहर से जो लाते हैं आप, वो कुछ महीनों में वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पहाड़ के हिसाब से जब योजनाएं बनेंगी, जिसके लिए पहाड़ी राज्य बना था, तो आपका दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा, दुग्ध उद्योग भी बढ़ेगा, पशुपालन का उद्योग भी बढ़ेगा, आपका फल उद्यान का उद्योग भी बढ़ेगा, जड़ी बूटी का भी आपका काम बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा। अब पर्यटन को लेके मैं आपको एक योजना बताऊं जिसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। जी। अभी क्या होता है कि नीति बनाती है राष्ट्रीय दलों की सरकारें दिल्ली से बैठ के, जी। हमारा कोई सांसद या विधायक या मुख्यमंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे कि देहरादून से दिल्ली 2.5 घंटा या ऑल वेदर रोड, क्या हमने ये मांगी थी? नहीं, हमने ये कहा था कि हमारा जो पूरा सड़कों का नेटवर्क है, आप इसको दुरुस्त कर दीजिए। दुरुस्त करने से क्या होगा कि आप बहुत चौड़ी सड़क नहीं भी करते हैं और आप एक वन वे सिस्टम भी बनाते हैं कि आप इधर से जाएंगे और दूसरे रास्ते वापस निकल जाएंगे, तो उतने रास्ते में तो जितने गांव पड़े, जितने कस्बे पड़े, उन लोगों को तो रोजगार का कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा ना। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने 4 धाम यात्रा को पकड़ लिया कि ऋषिकेश, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, कर्णप्रयाग और वहां से वापस। अरे वहां से फिर आगे कुमाऊं की तरफ क्यों नहीं, या कुमाऊं की तरफ से फिर इधर क्यों नहीं? ये तो नीतियां ही है ना। जब आप इस नेटवर्क को चक्रीय क्रम में घुमाएंगे तो रोजगार सृजन होगा, गांव गांव में होम स्टे खुलेंगे, होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे,
जो परिवहन में के क्षेत्र में जो ड्राइवर भाई काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। अगर आप एक ही पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दें, अभी जैसे 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, आप एक नियम बना दें कि भाई यहाँ से ऊपर हरिद्वार से ऊपर सारी बाहर से जो गाड़ी यहाँ पार्क होंगी और यहाँ से ऊपर जो गाड़ी जाएगी वो उत्तराखंड रजिस्टर्ड गाड़ी होगी और उसमें जो है यहाँ का मूल निवासी ड्राइवर होगा। क्योंकि एक्सीडेंट कौन करते हैं? हमारा मूल निवासी ड्राइवर थोड़ा ना करता है। जो बाहर से आता है, जिसको पहाड़ों में गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं होता है, वो गाड़ी गिरा देता है, मोड़ पे उसकी समझ में नहीं आता है। तो ये सारा परिवहन क्षेत्र का रोजगार मूल निवासियों को मिल सकता है, लेकिन आज वहाँ भी कंपटीशन है। वो जो गाड़ी हरिद्वार में आ रही है, वो राजस्थान से आ रही है या गुजरात से आ रही है, वो पूरा घूम के वहाँ तक जा रहा है, जबकि उसकी गाड़ी को वहीं पार्क करवाया जा सकता था। सरकारी पॉलिसी बना सकती थी कि वहाँ से आगे उत्तराखंड का मूल निवासी, जिसका उत्तराखंड में जो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, वो उसको बद्रीनाथ केदारनाथ, तो आपको पहाड़ी जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उनको रोजगार मिल सकता था। लेकिन ये सारी सोच जो है वो क्षेत्रीय है और क्षेत्रीय दल की सरकार यहाँ सत्ता में नहीं है। तो ये तो 3-4 ऐसे क्षेत्र बता दिए मैंने आपको जिसमें पैसा लगना ही नहीं है, केवल ये पॉलिसी डिसीजन है और इसके लिए राजनीतिक इच्छा चाहिए। वन वे ट्रैफिक कर देंगे, चक्रीय क्रम में परिवहन को घुमाएंगे, हिल लाइसेंस जरूरी कर देंगे यहाँ ड्राइवरों को चलने के लिए, तो ये सारा रोजगार तो पहाड़ियों के मूल निवासियों के हाथ में आ जाएगा। तो ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि इनको तो बाहर के प्रदेश के लोगों को लाभ देना है। हमारा ही कहना है कि ऐसा नहीं है कि बाहर के प्रदेश के लोग जो है इस देश के निवासी नहीं है, लेकिन हमारा जब हम अपने राज्य को सशक्त करेंगे, हमारे लोग जो यहाँ के मूल निवासी यहाँ रहेंगे, तो आपकी देश की सुरक्षा भी तो होगी। अगर ये सारे लोग भाग के दिल्ली चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तो एक तो एक्स्ट्रा बर्डन उस राज्य के ऊपर होगा, चाहे दिल्ली के ऊपर या कोई भी राज्य है। दूसरा, जब यहाँ खाली हो जाएगा तो शत्रु देशों को, पाकिस्तान को, चीन को, इनको आसानी होगी यहाँ अतिक्रमण करने के लिए। तो ये तो देश की सुरक्षा का प्रश्न भी है कि हमारा मूल निवासी पहाड़ों में ही रहे, उसके लिए वहाँ पर रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, ये व्यवस्था बनाई जाए। ये नहीं होगा तो आने वाले समय में और ज़्यादा दुष्परिणाम इसके मूल निवासियों को भुगतने पड़ेंगे। इस शो के अंत में इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को और महिलाओं को कोई संदेश अगर देना चाहे तो? देखिए, महिलाओं को और युवाओं को मेरा स्पष्ट संदेश ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल एक तो महिलाओं की कुर्बानी, महिलाओं के संघर्ष की बदौलत बना है, और महिलाएं हमेशा चाहती हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको अच्छा रोजगार, सुरक्षित रोजगार, अच्छे के साथ देखिए एक शब्द ये भी है सुरक्षित, अपने घर में ही मिल जाए, जिससे कि बच्चा शाम को घर लौट आए और उसकी माँ के सामने, पिता के सामने वो दिखाई दे। ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हर महिला चाहती है, हर गृहिणी चाहती है, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा चाहे कम कमाता हो लेकिन शाम को वो घर आ जाए। इन राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने आपके बच्चों को पलायन के लिए मजबूर किया, चाहे वो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, दिल्ली कर रहे हो, बेंगलोर कर रहे हो, देश से बाहर हो, आपको हमेशा ये दर्द सताता होगा कि कम ही कमाता लेकिन घर में होता। तो ये कम ही कमाता नहीं, हम पैसा भी अच्छा कमा कर देंगे बच्चों को, हमारे पास इतने संसाधन है। तो आप उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करें और अपने बच्चों को अपने घर में ही सुरक्षित रोजगार के लिए यूकेडी को वोट करें। युवाओं से मेरा अनुरोध है, यूकेडी की लड़ाई 1979 से जल, जंगल, जमीन के लिए रही है, मूल निवासियों के लिए रही है, मूल निवासियों को पहाड़ों में ही रोजगार देने की रही है। ये बात आप समझ चुके हैं। और जितने भी यूथ लीडर हैं इस समय सारे हाईली क्वालिफाइड हैं। आपका इनका जो कंपैरिजन आप करेंगे भाजपा के नेताओं से या कांग्रेस के नेताओं से, अन्य किसी दल के नेताओं से, कई ज़्यादा क्वालिफाइड है। आशीष नेगी खुद जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके साथ कुलदीप रावत जो दूसरा लड़का आपको दिखाई देता है वो भी इंजीनियर है। हमारे पास दीपेश शर्मा चंपावत में है, वो खुद इंजीनियर है। हमारे पास आशुतोष पुनेठा है जो औद्योगिक प्रकोष्ठ का जो हमने जिसे केंद्रीय अध्यक्ष बनाया है। ये सारे लोग आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपके लिए रोजगार सृजन करना चाहते हैं। आप अपने युवाओं पर भरोसा करिए और अपना भविष्य उज्जवल करिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।